नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपनों का इतिहास में। मैं वीडियो शुरू करने से पहले अंकल का शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अंकल की तबीयत पिछले 15 दिनों से ख़राब चल रही थी, उसके बावजूद भी अंकल ने हमारे लिए समय निकाला। शुक्रिया एक बहुत छोटा सा वर्ड होगा, तो अंकल उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना समय निकाला, इतनी आपकी गर्दन की दिक्कत चल रही थी पिछले 15 दिनों से, उसके बाद भी आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। उसके साथ साथ मैं बड़ा खुश हूँ अंकल, आप में आपकी इस उम्र में भी आपके अंदर युवाओं जैसा इतना जोश है और आप इतने जोशीले ढंग से अपना काम करते हैं, तो उसको देखकर हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि ये ऊर्जा हम और यंग जनरेशन को दे पाएँ आगे, वो आपसे प्रेरणा लें और आगे बढ़ें अपने जो भी वो कार्य क्षेत्र में है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें और हमको हौसला मिले, हम इस तरीके की वीडियो और बना सकें। और मैं अब अंकल से गुजारिश करूंगा कि अपने ख़जाने में से आज कुछ हम सबको बताएं, जो भी आपके पास इतिहास का ख़जाना है, उस ख़जाने में से आज अंकल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम उस नए टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, तो अंकल स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। धन्यवाद अंश जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दोबारा भी एक एपिसोड और बनाने के लिए उत्सुक हैं। पिछली बार हमने एक इंट्रोडक्टरी एपिसोड बनाया था। इस बार अगर थारुओं का जिक्र न किया जाए तो मुझे लगता है कि वो सब अधूरा रहेगा। मेरा चूंकि बचपन सन 50 के आसपास हम लोग जो है वो खटीमा आ गए थे, तो पूरा बचपन और सारा का सारा लगभग पढ़ाई के लिए तो इधर उधर जाता रहा, लेकिन सारा समय खटीमा में ही ज़्यादातर गुजरा है। इसलिए यहाँ की थारू जनजाति के बारे में जितना मैं जानता और समझता हूँ, मेरा विचार है कि वो बाहर से आने वाले महीना 2 महीना या एकाधिक साल रह कर के अध्ययन करने वाले लोग उतना नहीं कर पाते होंगे जितना कि मैं इस जनजाति को अच्छी तरह से जानता हूँ। शुरू कर रहा हूँ एक बहुत भारतवर्ष में ही है ये तराई भी, तो भारतवर्ष से शुरू करते हैं। भारतवर्ष की एक विशेषता है कि यह विभिन्नताओं का देश है। यही विभिन्नताएं इसे अन्य देशों से अलग कर एक ऐसा स्वरूप प्रदान करती हैं कि अन्य देश आश्चर्य करते हैं कि इतनी विभिन्नताओं के बावजूद यह एक कैसे है, सशक्त कैसे है, और सबसे बड़ी बात, देश के रूप में जीवित कैसे है। कुछ लोगों ने तो इसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं के बावजूद इस सशक्त देश के रूप में, एक सशक्त देश के रूप में सजग जीवंतता को ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण माना है। तराई के राणा थारुओं का रहस्य उद्भव अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि जगह जगह पर जो विभिन्न विद्वानों ने लिखा है उसको आपके सामने रखने से एक नीरसता आएगी, इसलिए मैं उसको बहुत शॉर्ट में आप लोगों के सामने सारांश के रूप में रखना चाहूँगा। हिमालय अपनी संस्कृति की नस नस में बसा है और इसी की तलहटी में बसी है तराई, जो भारत के मैदानी क्षेत्र की शुरुआत है। हिमालय की तराई का एक अद्भुत और उथल पुथल भरा इतिहास रहा है। ये प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होने के कारण ऐश्वर्य का प्रतीक रहा है और इसी कारण यह अनेकों बार बसा और उजड़ा है। नेपाल सरकार द्वारा अपना अधिकृत क्षेत्र बताए जाने वाले क्षेत्र को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में
नेपाल की तत्कालीन 3 को सरकार, अभी तो 5 को सरकार है जो वास्तविक सरकार है, इससे पहले नेपाल की एक में 2 तरह की सरकारें रही हैं। 5 को सरकार राजा की सरकार होती थी और 3 को सरकार सेनापति की सरकार होती थी। एक ही परिवार के से जुड़े हुए लोग होते थे, लेकिन वो चूंकि राजा को कैद कर रखा था तो इस वजह से वो सेनापति के रूप का जो है वो शासन चलता था। सेनापति के रूप में जो शासन करते थे वो राणा लोग कहलाते थे और ये लोग जो है ये शाह लोग कहलाते थे। तो उन्होंने जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का साथ दिया, इससे अंग्रेज प्रसन्न हुए। और जो ये लोग क्लेम करते रहे हैं, हालांकि पहले सारा ही भारत था नेपाल बनने से पहले, लेकिन जो ये 4 जिले तराई के क्लेम करते रहे हैं, 3 को सरकार करती रहती थी, उसको अंग्रेजों ने उनको गिफ्ट कर दिया। 3 सरकार के अंग्रेजों की सहायता के पुरस्कार स्वरूप अंग्रेजों ने घने जंगलों से आच्छादित तराई के सुदूर पश्चिमांचल के नेपाली सीमा से जुड़े जो 4 जिले नेपाल को भेंट किए थे, वे भारतीय थारू जनजाति बहुल अगम्य दलदली क्षेत्र थे। इस क्षेत्र के सम्मिलन से नेपाल की लगभग संपूर्ण तराई पट्टी थारू बहुल हो गई थी, जो नेपाली संस्कृति से सर्वथा अलग थी। इनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, यहाँ तक कि बोली भी भारतीय संस्कृति के सन्निकट थी। यूं तो इक्का दुक्का थारू हिमाचल की सीमा तक की भारतीय हिमालय की तराई में रहते थे, किंतु इनका विशेष निवास तत्कालीन नैनीताल जिले की तराई की तहसील खटीमा से तहसील सितारगंज तक था। तहसील किच्छा के पश्चिम में अवस्थित गदरपुर, बाजपुर तहसीलें बुक्सा जनजाति बाहुल्य थी। बिहार से लेकर खटीमा सितारगंज तहसील तक फैली इस जनजाति को एक उद्भूतन थारू शब्द से संबोधित किया जाता है। नेपाल की तराई भी इस जनजाति को थारू ही कहा जाता है। इस संबोधन शब्द थारू की उत्पत्ति के विषय में भी समाजशास्त्री और इतिहासकार एकमत नहीं है। आजादी से पूर्व के लिए जनसमाज में थारू के स्थान पर सन 1950-55 तक थरुआ शब्द का प्रयोग होता था। स्वयं थारू भी अपने लिए थरुआ, थरुनिया शब्द का प्रयोग करते थे। इन्हें थारू क्यों कहा गया, विवाद का विषय है। जहाँ तक मेरे विश्वास का प्रश्न है, मैं कुछ विद्वानों के इस मत से कि थारू शब्द की उत्पत्ति तरु शब्द से हुई है, पूर्णतः सहमत हूँ। जंगलों के मध्य दुर्गम तरु वृक्ष क्षेत्र में आवासित मानव समूह के सदस्यों के लिए उसी प्रकार तरुआ और फिर अपभ्रंशित होकर थरुआ शब्द प्रयोगित होने लगा होगा, जैसा कि पहरा देने वालों के लिए पहरुआ और शहर में रहने वालों के लिए शहरुआ शब्दों को सामान्यतः बोला जाता है। हो सकता है यह धारणा भ्रांत हो, किंतु इसमें बल तो लगता ही है। मुझे लगता है इससे ज्यादा और कोई संभावना देने की बनती नहीं है, विषय नीरस हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। इनके मूल के विषय में जो प्रमुख धारणाएं भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों के संबंध में प्रचलित हैं, वे निम्न प्रकार हैं। वर्ष 1999 में डब्ल्यू मेयर, अब ये कहाँ से आए, क्या हुआ, इस पर थोड़ा सा विचार करना उचित हुआ। वर्ष 1999 में डब्ल्यू मेयर और पामेला डेविल द्वारा नेपाल व भारत के अंतर्गत रहने वाली थारू जनजाति का ट्रांस बाउंड्री इंडिजीनियस नेशनलिटी के संबंध में अध्ययन किया गया। इनके अनुसार संसार की हरेक जाति अपनी अपनी वास्तुकला से सुसज्जित होती है। अपने कथन की पुष्टि में उन्होंने संदर्भित विभिन्न थारू समूहों की वास्तुकला की चित्रमय पुस्तिका भी प्रस्तुत की है। उनके अनुसार नेपाल में थारू 5 समूहों में पाए जाते हैं। कंचनपुर में राणा थारू, भारत के
उपरोक्त संदर्भित क्षेत्र में भी अन्य समूहों के मिश्रण सहित स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज बताने वाले राणा थारू सहित कैलाली क्षेत्र के कठरिया या कठेरिया थारू, देवखरी के दंगोरा थारू, रौतहट के पश्चिमी कोचिला थारू एवं मोरंग के पूर्वी कोचिला थारू समूह पाए जाते हैं। इनके अनुसार पश्चिमी और पूर्वी कोचिला थारुओं को उनके मध्य निवासित धनुषा जाति की मैथिल संस्कृति से विभाजित कर दिया गया है। मुख्यतः उन्होंने 2 बिंदुओं पर अपना अध्ययन केंद्रित रखा। विभिन्न क्षेत्रों में क्या गतिविधियां हुई जिनसे इन थारू समूहों को तराई में एकत्रीकरण संभव हुआ, और क्या ये थारू समूह एक सामुदायिक पहचान के अधीन एक हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग संस्कृति के थारू हैं, अलग अलग उनका वो है, इसलिए उन्होंने इस विषय पर भी अध्ययन किया। गहन अध्ययन के उपरांत वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वास्तव में इनमें जाति नाम की समानता के अतिरिक्त जगह विशेष के अनुसार इनकी भाषा और संस्कृति के अनेक अंतर और विसंगतियां उभर कर आती हैं। वस्तुतः थारू जाति को एक जाति के रूप में न लेकर वे एक ऐसे समुदाय के रूप में लेते हैं जिसमें बहुत सारी जातियां सम्मिलित हैं। अपने पूर्ववर्ती नेसफील्ड को उद्धृत करते हुए वे कहते हैं कि थारू शब्द की जड़ें वन जंगलों पर निर्भरता एवं जीविकोपार्जन के अंतर्गत अंतर संबंधित है। वे इन जाति समूहों को कबीलाई बताते हैं और इनकी गतिविधियों का प्रारंभ लगभग 2000 वर्ष पूर्व से मानते हैं। भारत व नेपाल के विभिन्न पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों से विभिन्न काल खंडों में हुआ इनका तराई आगमन विशिष्ट बिंदुओं पर पुनः गहन अध्ययन की अपेक्षा रखता है। ये कहां से आए, क्या आए, बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी फिर से इन पर एक गहन अध्ययन की जरूरत कम से कम मैं तो समझता हूँ। मतलब अभी तक हमें ये ही नहीं कंफर्म हो पाया है या उस चीज का प्रमाण है हमारे पास कि ये जाति कहाँ से आई और क्या इनका, हाँ, ये एक है भी या नहीं है और ये कहाँ से आए। इस यक्ष प्रश्न पर आगे बढ़ने से पूर्व भारतीय क्षेत्र के थारू इस विषय में क्या कहते हैं यह भी विचार कर लिया। अपने पुरखों के कथन का संदर्भ उन्हीं के शब्दों में पुरखा बताए रहे देते हुए कुछ पुराने वृद्ध थारू अपना संबंध थार के रेगिस्तान से बताते हैं, जो साक्ष्यों के अभाव में अविश्वसनीय लगता है। अधिकांश राणा थारू ये विश्वास करते हैं कि उनके पूर्वज सन 1303 में अलाउद्दीन पद्मिनी प्रकरण के समय राणा थारू परिवार की महिलाओं और कन्याओं की सुरक्षार्थ तराई में निम्न स्तरीय सेवकों के साथ भेजा गया। इस धारणा पर यदि हम निष्पक्ष रूप से विचार करें तो हम पाते हैं कि कुछ इतिहासकार तत्कालीन मेवाड़ के राजा का जायसी के पद्मावत में उल्लिखित नाम से साम्य न होने के कारण इस प्रेम कथा जो इतिहास के कुछ प्रसिद्ध पात्रों को लेकर गढ़ी गई है को काल्पनिक मानते हैं। उनका यह भी मानना है कि अपनी आन का प्राणोत्सर्ग कर देने के इच्छुक रहने वाले राजपूत और वह भी मेवाड़ राज परिवार के लोग अपनी रानी की छवि दर्पण में भी दिखाने के बजाय मर मिटना अधिक पसंद करते हैं। हालांकि राजस्थान के अधिकतर निवासी कुछ विसंगतियां होने के बावजूद इस सत्यता की घटना पर विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार सलीम अनारकली प्रसंग का इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं आता और वह एक काल्पनिक प्रक्षेप सिद्ध हो चुका है, इसी प्रकार अलाउद्दीन पद्मिनी प्रसंग पूर्णतया काल्पनिक है। ऐसे विवादित प्रसंग से जुड़ी धारणा को विश्वसनीय मानना उचित नहीं लगता। यहाँ एक बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि भारत में यह अलिखित परंपरा रही है कि जहाँ किसी व्यक्ति या जाति ने थोड़ी भी ऊंचाई प्राप्त की, वह पूर्व इतिहास पुरुषों से अपना संबंध जोड़ने लगती है। यहाँ तक कि नेपाल का 3 को सरकार राणा वंश से स्वयं को जोड़ते हैं।
जहां तक राणा शब्द का प्रश्न है, अर्थ है, यह एक बहादुर व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाली उपाधि के रूप में सामने आता है। महाराणा प्रताप की जाति राणा नहीं थी, वे तो गुहिल या गोहिल वंशीय राजपूत थे। राणा की उपाधि प्राप्त समीपवर्तीय राजा को जीतकर उससे 3-4 पीढ़ी पूर्व उनके पूर्वजों ने विजित राजा की यह उपाधि राजा राणा ग्रहण की थी। मेरी जानकारी में हिंदू मुस्लिम दोनों समाज में करीब करीब 42 जाति प्रजाति अपने जाति सूचक उपनाम में राणा शब्द का प्रयोग करते हैं। स्वयं राजस्थान की राजधानी जयपुर में ढोल बजाने वाली एक जाति अपने जाति उपनाम में राणा शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ यह भी अवगत कराना उचित होगा कि 1303 में महाराणा प्रताप के वंशज इस उपाधि का को प्रयोग नहीं करते थे। इसलिए उस समय यदि कोई राजवंश से संबंधित रानियां या राजकुमारियां इस क्षेत्र में आई तो उन्हें राणा वंश का नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। अधिकांश राणा थारू ये विश्वास करते हैं कि थारू राणा प्रताप के वंशज हैं, किंतु भारतीय इतिहास और सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इसकी पुष्टि नहीं होती। इनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए लेखक राणा वंश के मुख्यालय उदयपुर भी गया, वहां के इतिहासकारों से मिला, किंतु मेवाड़ के कुमाऊं या गढ़वाल की तराई में किसी राणा के पलायन का कोई प्रसंग या प्रमाण उनके द्वारा लेखक को नहीं दिया गया। उन्होंने तो इस क्षेत्र में किसी पलायन को सिरे से ही नकार दिया था। किंतु लेखक के अंदर का जिज्ञासु मन चैन से कहां बैठने देता। लेखक ने अपनी खोज का क्षेत्र बदला और नेपाल के मध्यवर्ती भाग के कई क्षेत्रों में चितौन नारायणगढ़ तक गया, जहां कुछ गांवों में ही नहीं बल्कि क्षेत्र के क्षेत्रीय थारुओं के हैं। काठमांडू में भी लोगों से मिला मगर कोई सूत्र न मिल सका। लोगों ने राणा वंश के बारे में अगर बताया तो 3 को सरकार से संबंधित। नेपाल का इतिहास खोजा तो सारा इतिहास नेपाली भाषा में, जो नेपाल को आती ही नहीं। भारत और नेपाल के राणा थारू निर्विवाद रूप से मेवाड़ के पद्मिनी कांड के चलते हुई हार के बाद हुए पलायन से आना बताते हैं। प्रमाण के नाम पर कुछ नहीं, लेकिन लेखक का जिज्ञासु मन यह मानने को तैयार ही नहीं होता था कि यह मिथ्या है। नैनीताल जिले का डिस्ट्रिक्ट गजेटियर थारू और बुक्साओं के बारे में जो बोलता है वह मिथकों के आधार पर बोलता है और उसका कुछ अंश विश्वसनीय नहीं लगता है। आखिर किसी मिथक में भी तो कहीं न कहीं कोई सत्यांश छिपा तो होता ही है। बस यही एक सूत्र आशा और मुझे अपनी खोज के अनवरत रखने को विवश कर रही थी। अब मैंने नेपाल के इतिहास की तलाश करना शुरू की, जो हिंदी में। वस्तुतः सूत्र न मिलने की परेशानियों का हल मिला भी तो भारत में ही। एक दिन गूगल पर लेखक नेपाल का इतिहास खोज रहा था तो वहां एक पुस्तक जिसे नेपाल के इतिहास की एकमात्र हिंदी पुस्तक होने का दावा किया गया था के विज्ञापन पर नजर पड़ी। एक सप्ताह के अंदर दिल्ली पहुंचकर प्रकाशक से सीधे मिलकर किताब खरीदी और तुरंत पढ़ने बैठ गया। नेपाल का इतिहास लेखक काशी प्रसाद श्रीवास्तव को आद्योपांत पढ़ने पर सेन वंश का इतिहास राणा थारू जनजाति से टकराता मिला और फिर आगे की कड़ियां थोड़ी कल्पनाओं के उपरांत भिड़ती चली गई। तथ्य तो यह है कि इतिहास की घटनाएं हमारे सामने घटित नहीं हुई होती, इसलिए इतिहास शुद्ध इतिहास नहीं होता, वह कल्पनाओं का भंडार होता है। इतिहास में उल्लिखित कुछ पंक्तियों को अपनी कल्पनाशीलता के सहारे एक आकर्षक कथा का रूप देना कोई सरल काम नहीं है। समस्या आती है तथ्यों और कल्पनाओं का सामंजस्य बैठाने में। वस्तुतः राणा प्रताप के वंशजों ने चित्तौड़ पर सन 1303 में 3 तक गुहिलोद
अथवा गहलोत राजवंश के नाम से राज्य किया। चित्तौड़गढ़ का राज्य अलाउद्दीन द्वारा इतिहास प्रसिद्ध गुहिल राजा रतन सिंह अथवा रत्नसेन से छीनकर कुछ दिन अपने बेटे के अधीन रखकर समीपवर्ती जालौर के राजा मालदेव को दे दिया था। सन 1326 में रतन सिंह के पोते हमीर सिंह प्रथम ने प्रथम बार वंश का नाम सिसोदिया राजवंश के नाम से राणा की उपाधि के साथ, जो बाद में स्वमेव महाराणा में परिवर्तित हो गया, वंश का राज्य चित्तौड़ को वापस लेकर राज्यारोहण किया और सत्ता ग्रहण की। सन 1303 में चित्तौड़ के पतन के बाद बचे राजवंश से संबंधित कुछ लोगों ने जंगलों और अन्य राज्यों में शरण ली थी, तो कुछ सीमित लोगों ने सुदूर के लिए पलायन किया। इनमें दो भाई जिल राय और अजिल राय भी थे, जिन्होंने सुदूर यात्रा करते हुए वर्तमान नेपाल में घाघरा कर्णाली नदी के तट पर भावर क्षेत्र में बसे राजपुर के तत्कालीन राजा कर्म सिंह के यहाँ 20 वर्ष तक नौकरी की और फिर अजिल राय ने राज्य का स्वयं अधिग्रहण कर प्रथम बार उस क्षेत्र में, जो बाद में वर्तमान नेपाल का भाग बना, सेन वंश सिसोदिया के शासन का बीजारोपण किया। नेपाली इतिहासकारों के अनुसार इस वंश के विषय में अन्यत्र भी निम्न उल्लेख मिलता है। उनके अनुसार 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक कोच कामता राज्य में खेत सेन वंश का राज्य था, जो कालांतर में नेपाल के गंडक नदी के पूर्व से लेकर असम की ब्रह्मपुत्र के पश्चिम भारत के वर्तमान त्रिपुरा और मिजोरम तक विस्तारित हो गया था। सन 1498-99 में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के आक्रमण के पश्चात सेन खेन राज्य सिमटता चला गया और सेन वंश वर्तमान में विजयपुर, चौदंडी, उदयपुर, चिसापानी और पाल्पा तक रह गया। अब यहाँ आप एक समानता देख रहे होंगे। 1303 में भी अलाउद्दीन ने इन लोगों से को जीता था और ये 1498 में भी एक अलाउद्दीन नाम के बंगाल के सुल्तान ने इन लोगों के राज्य को जीता। जो इनके पूर्वज कहते हैं कि अलाउद्दीन के समय में हम लोग आए, तो अब अगर आप एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या मिलता है कि ये नेपाल से इधर आए। अब मैं आगे इसका वो कर रहा हूं। अब अगर इस तारतम्य को नेपाल के एकीकरण के समय हुए सत्ता परिवर्तनों से जोड़कर देखा जाए, तो एकीकरण के समय भी 2-3 बार सेन वंश के उत्तराधिकारियों ने एक बार तिब्बत और 2 बार अन्यत्र पलायन किया। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में उल्लिखित समीपवर्ती राजधानी के पतन और राज परिवार की महिला सदस्यों के शारदा काली नदी के दोनों तटों पर आ बसने में कुछ सत्यता नजर आने लगती है। गजेटियर की यह बात तो शब्दतः स्वीकार नहीं की जा सकती कि उनके साथ कुछ राजपुरुष नहीं आए होंगे, अन्यथा राणा थारू वंश की अन्य थारू वंशों में जो उच्चता और गरिमा है वह बिल्कुल नहीं होती। अतः इतिहास के इस बिंदु को ध्यान में रखकर शोध के कार्य को आगे बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से राणा थारुओं के उद्भव और उनके विकास का एक स्पष्ट चित्र सामने आएगा। अब तक की मेरी रिसर्च का निचोड़ मैंने आपको बताया है। अब इसमें कोई आप प्रश्न करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें अंकल पहला प्रश्न तो ये जो अभी तक हमने सुना कि अभी तक ये लगता है कि जो भी थारू समाज है वो नेपाल से आया है। आपने इसकी खोज के लिए आप राजस्थान भी गए, वहां से भी कुछ बहुत ज्यादा प्रमाण आपको नहीं मिला, तो हमें मानते हुए चलना चाहिए कि अभी तक की खोज के हिसाब से ये लोग नेपाल से जुड़े हुए हैं। मेरा अपना विचार, मेरी अपनी खोज का परिणाम ये है कि जो सेन वंश वहां का है, जो बार बार पराजित भी हुआ
देखिए, एक बहुत बड़ी कमी रही है राणा थारू राणा वंश में, राजस्थान के राणा वंश में, कि ये लोग अपनी कई कई शादियां करते थे, उनसे बच्चे पैदा होते थे और फिर उनमें आपस में लड़ाई ना हो, इसलिए ये अपने उसको जो है राज्य को कई हिस्सों में बांट देते थे। उससे जो है राज्य कमजोर होता था और एक साम्राज्य नहीं बन पाता था। वीरता का इनकी कोई जवाब नहीं था, लेकिन सोच में अंतर होने की वजह से ये गड़बड़ हो जाती थी। यही राणा प्रताप के साथ हुआ कि वो अकबर तो एक पूरा, आपको बहुत बड़ी बात बताऊं, केवल 99 किलोमीटर लंबी और 40 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर राणा प्रताप का वंश का शासन था। जबकि पूरा का अकबर जो है वो पूरे के पूरे चारों तरफ से घेरे हुए साम्राज्य का स्वामी था, लेकिन उनकी वीरता में कोई कमी नहीं थी और उन्होंने जो है वो उसको कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और अब तो ये भी सिद्ध होने जा रहा है कि जो हल्दी घाटी थी वो उसमें अकबर हारा था, महाराणा प्रताप नहीं भागे थे वहां से। तो यही गलतियां जो है इस परिवार ने अपनी परंपरा को निभाते हुए नेपाल में वो की, बच्चों में बांटते गए साम्राज्य। आप सोचिए, पश्चिम बंगाल से लेकर के और खटीमा के आसपास तक का क्षेत्र जो उनके पास हो और वो एक साम्राज्य ना हो, उसे एक नेपाली राजा जीत ले, तो वो एक बड़ी विडंबना की बात है। ये छोटे छोटे टुकड़े करके उसको बांटते गए और हारते चले गए। तो अंकल, इससे तो ये भी माना जाना चाहिए कि जो हमारा तराई का क्षेत्र है पहले नेपाल का हिस्सा हुआ करता होगा एक जमाने में। नेपाल, देखिए यहाँ बहुत बड़ी एक विडंबना है। 1857 से, मतलब अब कभी नेपाल का जिक्र आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, भारत जो है वो नेपाल भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। ठीक ठीक ठीक। नेपाल का जो काठमांडू का राजा था पृथ्वीनारायण शाहदेव, उसने जो है वो धीरे धीरे सारे राज्यों को नेपाल के, भारत के जीत करके और एक नेपाल नाम का वो बनाया है, जिसका जिक्र भारतीय पुराणों में और उसमें भी आया है। लेकिन वो कौन सा नेपाल था, कितना बड़ा नेपाल था, एक छोटा सा राज्य था या एक इसके बराबर का राज्य था, ये नहीं कहा जा सकता। तो मेरी जानकारी के हिसाब से जो है वो एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता जो है वो उसी के टाइम में हुई और वो सारे के सारे भारतीय साम्राज्य थे, जैसे कि इससे पहले छोटे छोटे राज्यों में भारत बटा हुआ था। बिल्कुल। तो इसका ये माना जाना चाहिए कि थारू समाज जो हमारे इस इलाके में रह रहा है, लगभग 14वीं ईस्वी के आसपास से यहाँ पर रहना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था, या उससे पहले से वो लोग यहाँ रह रहे हैं? नहीं, 14वीं के बाद से। 14वीं के बाद से यहाँ पर वो लोगों ने अपना, आप देखिए ना, एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। जब कहीं पर कोई जाति प्रजाति आती है तो वो चारों तरफ फैलना शुरू करती है। बिल्कुल। लेकिन आप खटीमा सितारगंज के अलावा कहीं भी इनको फैला हुआ भारत में नहीं पाते। कारण नेपाल से आए, उधर से तो इधर आते गए, लेकिन यहां आकर के रुक गए और बहुत लेट आए होंगे तभी रुके होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उस समय आए होते तो हो सकता है कि इनको और ज्यादा क्षेत्र में फैलने का मौका मिला होता, क्योंकि यहाँ तो तराई तो पूरी खाली पड़ी थी, इसमें कौन सा वो था। अच्छा, एक और मेरे मन में सवाल आता है अंकल, अक्सर थारू समाज को लेकर, ये लोग इतने पुराने हैं और इतने लंबे समय से इनका इतिहास रहा है, ये लोग विकसित क्यों नहीं हो पाए? देखिए, इसके भी कई कारण हैं। एक तो इन लोगों ने अपने आप को छुपा के रखने के लिए जो विकसित क्षेत्र था और अपने बीच में जो है वो बीच में वो रखा, और
एक बात आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि जो राणा थारू, ये आजकल तो सभी राणा थारू लिखने लगे हैं, लेकिन इनमें राणा जो वास्तविक परिवार है वो राजकीय परिवार है, वो राणा वंश से संबंधित है। उनका आज भी राणा थारुओं में जो सब लिखते हैं उनमें एक विशेष सम्मान होता है। अच्छा। और बाकी तो उधर से कोई राजपूत हुआ, वो उस मुगलों से थोड़ा बहुत लड़ाया और उसकी वो हुई, वो भाग के तराई में आ गया, अपने साथ और प्रजा को भी ले आया, खेत जोतने वाले और ये करने वाले और वो करने वाले, मतलब बहुत बड़ा मिक्सचर है ये जो अब राणा सारे के सारे बने हुए हैं, ये सब राणा नहीं है। तो इसको ये मान लेना चाहिए कि जो थारू समाज है ये बहुत सारे समाजों का एक डेफिनेटली जोड़ है, ये आके बहुत सारे समाजों को मिलाकर एक समाज बना दिया गया राणा समाज। चोर लुटेरे हुए वहां डकैती डालते रहे, उनका वारंट कटा, वो आके भाग के इधर आ गए अंग्रेजों के जमाने में। तो नवाब किसी से नाराज हुआ, उसने उसको देश निकाला दे दिया, तो वो कहाँ जाएगा, वो वहां आ गया। अच्छा, मैंने बचपन में अपनी एक कहानी सुनी है कि जो हमारा ये इलाका है ये अंग्रेजों के जमाने में काला पानी की सजा देने के लिए, क्या वो यही इलाका हुआ करता था? काला पानी तो अंडमान निकोबार है। अच्छा, मतलब इस तरीके की सजाएं, क्या उस तरीके के कभी अंग्रेजों ने इस तरीके का कुछ चला रखा? हर राजा देश निकाला दे देता था कि मेरे देश से निकल जाओ, अगर वो उसको मारता नहीं था तो देश निकाला दे देता था। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आजीवन कारावास जैसे आजकल होता है कि एक जेल में ले जा करके बंद कर दिया, वो तब ये होता था कि अगर तुम दिखाई दे गए तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तो वो खुद ही भाग जाता था। जी बिल्कुल। तो मैं मानता हूं कि आज की वीडियोस में हमारे दर्शकों ने बहुत कुछ जाना होगा और थारू समाज के बारे में अंकल ने बहुत सारी हमें जानकारी दी। वीडियो आज का काफी लंबा हो गया है, तो इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में इसके आगे की और कड़ियां जुड़ती चली जाएंगी। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, आपका अपना चैनल है तो इसके साथ बने रहिएगा। और एक और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर इन वीडियोस में आपको कुछ कमी महसूस होती है तो कृपया कर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस कमी को सुधारने की। और अगर आपके पास कोई जानकारी है तो वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जानकारी हम अगली वीडियो में बताने की कोशिश करें। अगर आपको हमारी बताई हुई जानकारी में कुछ कमी महसूस होती है तो आप निसंकोच हमको अपनी जानकारी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और मैं एक बार फिर अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि 15 दिन से अंकल बहुत परेशान थे शारीरिक रूप से, उसके बावजूद हमें इतना समय दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूं अंकल का। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो लोग ज्यादा से ज्यादा देख सके, अपने समाज, अपने क्षेत्र, अपने शहर से जुड़ सके, अपने शहर का इतिहास जान सके और इसी तरीके से हम अपना यूथ को आगे बढ़ा सके। अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।